तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। लकड़ी से सजावटी वस्तुएं बनाएं और घर की शोभा बढ़ाने के साथ कमाई अच्छी आए। ज्वार की करे उन्नत तकनीक से बुआई और ले अधिक उपज। आज के समय में खेती करने के साथ साथ अन्य व्यवसाय को भी अपनाना जरूरी है ताकि आपको अधिक आय मिल सके। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही किसान राजेश कुमार से मिलवा रहे हैं जो खेती के साथ ही लकड़ी से विभिन्न तरह की सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं। ये घर की शोभा बढ़ाने में तो सहायक है ही, इसके अलावा उन्हें बेचकर अच्छी आय भी कमा सकते हैं। तो ये किसान किस प्रकार से सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं, आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि ये किसान किस प्रकार से घर की शोभा बढ़ाने वाले वस्तुएं बना रहे हैं। वैसे तो हम मुख्य रूप से कृषि ही करते हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ मेरा लकड़ी पे काम करने का भी एक शौक़ है और ये शौक़ मेरा 20 सालों से है। जैसे मुझे समय मिलता है, जैसे बारिश होती है, हम खेतों का काम नहीं कर पाते, उस टाइम में ये शौक़ का काम करता हूँ, जैसे लकड़ियों पर नक्काशी करना, नेचुरल आर्ट। प्रदेश के अधिकांश किसान भाई कृषि के साथ साथ सह व्यवसायों को अपनाकर अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं और यह किसान भाई भी खेती के कार्य से समय मिलने पर जंगलों से लकड़ियों को लाकर कई तरह की सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। जैसे हमारा सीजन ऑफ होता है तो हम जैसे जंगलों में जाते हैं तो वहाँ से ऐसी लकड़ियाँ ढूंढते हैं जिसमें कोई आर्ट छिपा है, तो मैं उन्हें इकट्ठी कर लेता हूँ और मेरे साथ जो घर के बच्चे होते हैं वो भी साथ ले जाता हूँ और वो भी लकड़ियों को लाते हैं। और मेरे पास काफ़ी तरह की लकड़ियाँ हैं और इनकी लाइफ भी काफ़ी लंबी है। कुछ लकड़ियाँ तो ऐसी है जिनकी लाइफ 500-600 साल तक की है, अगर उन्हें सुरक्षित अंदर रखा जाए। जैसे उसमें नक्शे दिखाई देते हैं, मैं वैसे उन्हें बना देता हूँ। कई लकड़ियाँ तो ऐसी होती है सर, जैसे नेचुरल है, उसमें सिर्फ पॉलिश होएगी और तैयार हो जाती है। कईयों में स्केचिंग करके उसे तैयार करना पड़ता है। और कई कांटेदार लकड़ियाँ होती है जिसमें से मैं कांटे निकाल के उनके ड्रैगन्स बनाता हूँ या सांप बनाता हूँ। मैं काफ़ी तरह की आइटमें बना रहा हूँ, जैसे कि मोर, शेर, टेबल्स, कॉर्नर डिज़ाइन, ड्रैगन्स, सांप, छिपकली, इस तरह की कई तरह की आइटमें बना रहा हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने शेर बनाया है, तो इसको बनाने में बहुत समय लगता है और इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आती है। देखो, ये लकड़ी मुझे अपने खेत में मिली थी। एक पहले ये एक गुटका था, पर मेरी कल्पना से इसको मैंने एक आदमी का रूप दिया है और अभी ये शुरू ही है, इसमें स्केचिंग की हुई है। इसको तैयार होने में भी समय लगेगा और लागत भी काफ़ी आएगी।
इन लकड़ियों को तैयार करने के लिए मुझे कुछ सामान मार्केट से भी लाना पड़ता है, जैसे कि पॉलिश हो गए और शीशा हो गया। ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो बाज़ार से पैसा देकर लानी पड़ती है, तब जाके कहीं ये चीज़ें तैयार होती है। मेरे पास 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जिनमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। जब ये बनकर तैयार होंगे तो मैं लोगों के सामने उन्हें पेश करूँगा, जिससे कि लोग उन्हें देख के खुश होंगे। किसान भाइयों, जिन लकड़ियों का इस्तेमाल अक्सर हम घरों में ईंधन के तौर पर करते हैं या बेकार समझकर इसे जंगलों में ही छोड़ देते हैं, यह किसान भाई इसी तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल कर कई तरह की सजावटी वस्तुएं जैसे जंगली जानवरों, इंसानों, पक्षियों व अन्य तरह की कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं। इन सजावटी वस्तुओं को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि इन्होंने बेकार पड़ी लकड़ियों में भी मानो जान डाल दी हो, जिससे घर की शोभा तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही इनको बेचकर यह किसान भाई अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। मेरा सर अपना ही एक म्यूजियम बनाने का इरादा था, पर बाद में जब मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत एक स्कीम आई जिसके अंतर्गत मैंने इसमें काम किया, तो उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने को कहा और इन्हें बेचने को भी कहा, जिसके अंतर्गत मैंने ये शुलनी मेले में कुछ अपने प्रोडक्ट बेचे भी है, जिससे मुझे कुछ आमदनी भी हुई है। इसके अलावा जैसे कोई ऑर्डर्स आ जाते हैं उनको भी तैयार कर देता हूँ, तो मुझे पैसा भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में ज्वार की खेती दाना और चारा दोनों के लिए की जाती है और जो किसान कम पानी में ज्वार की खेती करने जा रहे हैं वे किसान इस समय ज्वार की उन्नत किस्मों का चयन करते हुए बुआई करें। तो आप किस प्रकार से करें ज्वार की खेती, इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं ज्वार की फसल की। तो इसमें अगर भूमि का चयन की हम बात करें तो इसमें जो है वैसे तो सभी भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन लेने के लिए चिकनी मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 7 हो वो इसके लिए उपयुक्त है। और इसमें एक विशेष बात जो ध्यान रखने वाली हो कि इस मिट्टी में जो है उचित जल निकास की सुविधा हो। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले आप इसकी अच्छी गहरी जुताई कर लें, उसके बाद 2 से 3 बार पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरह समतल कर लें। 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला कर आप अच्छी भुरभुरी कर लें, जिससे कि अच्छा बीज को अच्छा जर्मिनेशन मिल सके। अंतिम जुताई के समय 10 से 15 टन गोबर की अच्छी विघटित खाद जो है अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलो सल्फर और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, सल्फर और पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग बोने के समय बीज के नीचे प्रयोग करना चाहिए और शेष बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग जब फसल 30 से 35 दिनों की हो जाए, यानी पौधे जब घुटनों की ऊंचाई के हों, तब पौधों से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर साइड ड्रेसिंग के रूप में देकर डोरा चलाकर भूमि में मिला दें। अगर इसमें हम उन्नत किस्मों की बात करें तो राजस्थान चरी 2, पूसा चरी 23 जो है ये चारे के लिए अच्छी उन्नत किस्में हैं। दाने के लिए बात करें तो SSG 59 और CSH 5, SPV 96 जिसको RJ 96 भी बोलते हैं, और PCH 106, ये जो है कुछ उन्नत किस्में हैं जिसको अगर आप उपयोग करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा उत्पादन जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ ज्वार की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा, तभी आपको ज्वार की फसल से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और बीज दर की जहाँ तक बात है, वहाँ पर 12 से 15 केजी बीज जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है पर्याप्त है। लेकिन अगर आप चारे के लिए इस फसल को लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है बीज दर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम बायोस्टीन प्रति किलोग्राम की दर से आप बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर ले, जो कि आपको शुरुआती जो रोग हैं उससे आपको जो है नियंत्रित हो जाते हैं बीजोपचार से। इसके साथ ही साथ पीएसबी और एजोस्पिरिलियम से भी आप इसका बीजोपचार करें, जो कि 5-5 ग्राम प्रति किलो की दर से, जो कि आपके उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। बीज की बुआई के अगर तरीके की हम बात करें तो इसको मतलब किसान भाई जो है छिड़कवा विधि से भी जो है बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसको ड्रिल विधि से भी आप लगा सकते हैं, सीड ड्रिल से भी इसकी बुआई जो है कर सकते हैं। और अगर पौधे से पौधे के बीच की दूरी की हम बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की बात की जाए तो 45 सेंटीमीटर जो है पर्याप्त इसमें होता है। बीज को आप 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में ही लगाएं। छिटकवा अगर बो रहे हैं तो आप देसी हल जो है चला दें एक बार, जिससे वो लाइन में आ जाए। किसान भाइयों, खरीफ ज्वार की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप इनका नियंत्रण कर जल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल का अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेतों को जो है खरपतवार मुक्त रखना होता है, क्योंकि ये खरपतवार जो है मुख्य फसलों से प्रकाश संश्लेषण के लिए, जल के लिए, पोषण के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट और रोगों के लिए आश्रय स्थल का काम करते हैं। तो इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आप अच्छी तरह से निंदाई गुड़ाई करते रहें। हस्तचलित यंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं, देसी हल का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है लेबर की समस्या हो तो फिर आप रासायनिक विधि से भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आपको एट्राजिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद जो है आप इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसमें जल प्रबंधन की। तो चूँकि ये जो फसल है वो वर्षा मतलब खरीफ सीजन की फसल है, तो इसमें जो है बारिश होती है, लेकिन अगर कहीं पर लंबा ड्राई स्पेल आ गया हो, मतलब लंबे समय से अगर बारिश ना हुई हो, तो फिर हमको हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उनसे जो है 1 या 2 सिंचाई इसकी निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ही आप ज्वार की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य के जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिलों सहित अनेक जिलों में सफेद लट कीट का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह लट पूरी की पूरी फसल को चट कर जाती है। कई बार तो किसानों को फसल में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाता है। किसान काफी हैरान परेशान रहते हैं और किसानों को समझ में नहीं आता कि अब क्या करें और क्या नहीं करें। तो किसान भाइयों, आपकी इस गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इस कीट को पहचान कर नियंत्रण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं। तो किस प्रकार से करें सफेद लट का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश
देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है और शुष्क क्षेत्रों में तो यह पूरी की पूरी फसल को ही चौपट कर देती है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय यह भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लट की पहली मोल्टिंग अर्थात आवरण बदली होती है और यह द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था में यह लट सबसे हानिकारक होती है। वैसे तो यह लट बहुभक्षी है, परंतु यह मूंगफली, मिर्च, ज्वार, बाजरा और मक्का फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिनों बाद यदि ग्रसित पौधों को उखाड़कर देखें तो केवल मुख्य जड़ें ही दिखाई पड़ेंगी। बाद में यह मुख्य जड़ को भी बीच बीच में कुचलकर नष्ट कर देती है। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। राजस्थान में मूंगफली की फसल में इस कीट से 50 से 100% तक का नुकसान देखा गया है। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए समन्वित कीट प्रबंधन को सामूहिक रूप से अपनाने की आवश्यकता होती है। समन्वित प्रबंधन उपाय कहा जाता है कि उपचार से रोकथाम भला। जी हाँ, यह आवश्यक है कि समय रहते इस कीट का नियंत्रण किया जाए। इसके लिए मानसून पूर्व या मानसून की पहली वर्षा के साथ जब पौड़ शाम को बाहर निकलकर झुंड में उड़ान भरते हुए पोषक पेड़ों पर पहुंचे तो इन पेड़ों के नीचे प्लास्टिक सीट या चादर बिछाकर पेट्रोमैक्स के प्रकाश से रात को करीब 8 से 9 बजे लंबे बांस के डंडों से पेड़ की डालियों को हिलाकर पौड़ नीचे गिराए और उन्हें एक एक करके मिट्टी के तेल युक्त पानी में डालकर मारे या जला दे। ये क्रिया 4 से 5 दिन तक सामूहिक रूप से करें। इसके अलावा जिन पेड़ों पर पौड़ भृंग बसेरा कर रहे हों वहां नीचे घास या कचरा इकट्ठा करके जला दें, जिसे पौड़ भृंग नीचे गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दें। यदि खेत में पेड़ों की संख्या अधिक हो तो वर्षा के पहले पेड़ों के ऊपर से नीचे की ओर अच्छी छटाई करें। केवल 1-2 पेड़ छोड़ दें, जिससे उस पर भारी संख्या में पौड़ पहुंचे और कीट नियंत्रण आसानी से किया जा सके। इस कीट के पौड़ भृंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से पौधों की प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना होती है। बाद में उन्हें नष्ट कर दें। इसके अलावा भृंगों के नियंत्रण के लिए दिन के समय 0.2% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पोषक पेड़ों पर करें। कीट के भृंग नियंत्रण के समय यह ध्यान रहे कि किसानों का यह प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा। इस लट के प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, जिससे कि इस कीट की प्यूपा और सुंडियां बाहर आ जाती है और उन्हें पक्षी खा जाते हैं। हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद खेतों में डालें, क्योंकि इनके भृंग ऐसे जगहों पर अंडे देती हैं। मूंगफली वाले क्षेत्रों में जहां पर सफेद लट की समस्या अधिक हो तो वहां 1-2 साल तक ग्वार, अरहर, तिल और लोबिया उगाएं, क्योंकि इन पर सफेद लट का असर कम होता है। गन्ने की जड़ें गहरी होती है, इसलिए उस पर भी प्रकोप कम होता है। फसल की बुआई के समय मूंगफली के बीजों को इमिडोक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना उपयोगी पाया गया है। किसान भाइयों, यदि आप इन बताए गए उपायों को अच्छी तरह से अपनाते हैं तो न केवल आप सफेद लट का नियंत्रण कर पाएंगे, बल्कि आप फसलों से अधिक पैदावार भी ले पाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम ब्यावर, जिला अजमेर के कृषक मंजीत कुमार ने।
ये मुर्गियों में होने वाले कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मंजीत कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। कॉक्सीडियोसिस नामक बीमारी जो मुर्गियों में होती है और अन्य पशुओं में भी होती है, तो इसमें ख़ास तौर से ये देखा जाता है जिसे हिंदी में हम खूनी दस्त भी कहते हैं। खूनी दस्त कहने का मतलब हुआ यानी कि डायरिया के साथ ब्लड भी आए। तो इसे जानने के लिए आपको खूनी दस्त के लिए आप मुर्गियों में देखेंगे कि मुर्गियां जो है वो सुस्त पड़ जाती हैं और साथ में भोजन ग्रहण करना भी कम कर देंगे। और आप सबसे बड़ा लक्षण देखेंगे कि मुर्गियों का पंख जो है थोड़ा खड़ा हो जाता है और साथ में डायरिया होगा, और डायरिया में आपको ब्लड टीन जिसे कहते हैं हम, वो मिलता है। कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इसके लिए साफ सफाई। सप्ताह में कम से कम एक बार समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। कॉक्सीडिया में खास तौर से कुछ दवाएं हैं जिसको कि आपको समय समय पर, अगर आप डीप लीटर में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो समय समय पर इसे आप चलाएं। 1 महीने 2 महीने के अंतराल पर अगर आपके यहाँ प्रकोप होता है तो इसे एम्प्रोलियम नाम की दवा आती है। एम्प्रोलियम आप इसे पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। इसकी कुछ दवाएं हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, उनको आप दाने के साथ मिक्स कर सकते हैं, यानी कि 50 ग्राम प्रति क्विंटल दाना पर अगर देंगे तो इससे है कि ये कॉक्सीडियोस्टैट का काम करेगा, यानी कि कॉक्सीडिया के अंडे को पनपने नहीं देगा, जिससे कि आपके मुर्गियों की रक्षा हो सके। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कॉक्सीडिया से निजात मिलेगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों की चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।